A very warm welcome to all of you in today's session on competency-based education in science. I also welcome today's resource person, Mr. Ashwani, PGT Physics from Him Academy Public School, Vikasnagar. Mr. Ashwani is having a vast experience of teaching physics at senior secondary level. He is a keen advocate of national education policy and is enthusiastically working on its implementation in the school. हम सब जानते हैं कि करीब 34 वर्षों के बाद 2020 में ये नई एजुकेशन पॉलिसी आई है। मैं इस एजुकेशन पॉलिसी को एक ऐतिहासिक और क्रांतिकारी पॉलिसी का दर्जा देती हूँ, क्योंकि ये पहली ऐसी पॉलिसी है जो परीक्षा पद्धति यानी हमारे एग्जामिनेशन सिस्टम को प्रभावित करती है। सीबीएसई ने ऑलरेडी एग्जामिनेशन पैटर्न को बदल दिया है और इस नीति को लागू करने की शुरुआत कर दी है। अगर एग्जामिनेशन पैटर्न चेंज होगा तो पढ़ने का और पढ़ाने का तरीका भी बदल जाएगा। पर क्या इस बदलाव के लिए हम सब तैयार हैं? इसी सवाल का हल ढूंढते हुए हिम अकेडमी पब्लिक स्कूल ने एक अनूठी पहल की है, एक प्रोग्राम स्टार्ट करके जिसका नाम है टीचर्स ट्रेनिंग टीचर्स। आज का ये ट्रेनिंग सेशन इसी कड़ी का अगला कदम है, जहां हम सब सीखेंगे कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के संदर्भ में साइंस को कैसे पढ़ा जाए, कैसे पढ़ाया जाए। Mr. Ashwani will be demonstrating very easy and effective strategy which can really help the teachers to shift the focus from rote learning to competency-based education. So without delay, now I invite Mr. Ashwani to start the session. Thank you. आप सभी को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में काफ़ी कुछ पता है, मेरे से ज़्यादा और बेहतर जानते होंगे। और ये भी आपको पता होगा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बच्चों को की शिक्षा को लेके काफ़ी बदलाव किए गए हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बच्चों की शिक्षा में जो बदलाव किए गए हैं वो तभी संभव है जब शिक्षक की टीचिंग प्रोसेस में भी बदलाव होगा, तो ही जाके बच्चों की शिक्षा से संबंधित जो बदलाव किए गए हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में वो तभी आगे चल पाएंगे। उसके लिए समय समय पर टीचर ट्रेनिंग का होना बहुत ही अनिवार्य है, जिससे कि शिक्षक जो हैं वो अपने आप को अपडेट कर सकें। इसी को मद्देनजर रखते हुए मैंने भी आज एक प्रयास किया है, जिसमें मैं आप सभी के साथ मिलकर हम डिस्कस करेंगे कि एनसीईआरटी को एक शिक्षक कैसे पढ़ाएगा और स्टूडेंट जो है वो एनसीईआरटी को कैसे पढ़ेगा। उसके बाद आज हम डिस्कस करेंगे कि एनसीईआरटी एक बोर्ड एग्जाम के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी किस हद तक अपना रोल जो है वो प्ले करती है। तो मैं शुरू करने से पहले एक छोटी सी कविता के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा कि नई शिक्षा, नई सोच और नया भारत। तो मैंने कुछ लाइंस लिखी हैं। नई शिक्षा नीति से नव युग बनाएंगे, आओ सब मिलकर भारत को एक नई दिशा की ओर ले जाएं। एकजुट होकर सब नई शिक्षा नीति से नया भारत बनाएं, रोट लर्निंग से बच्चों को क्रिटिकल थिंकिंग पर लाएं और बच्चों का उज्जवल भविष्य बनाएं। ये कुछ लाइनें थी इनके माध्यम से मैं आज आपको बताना चाहूंगा कि हम आज की वर्कशॉप में क्या करने वाले हैं। जैसा कि आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में देखें तो जब भी एक बच्चा स्कूल आता है और क्लास में एंटर होता है तो बहुत सारे क्वेश्चन उसके दिमाग में चले होते हैं कि मैं कौन सी किताब लूं, कौन सी किताब बहुत अच्छी मेरे लिए होगी, कौन सी बुक बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी है, कौन सी बुक आपके पास जो है वो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी है। फिर जब बुक बच्चे को मिल जाती है तो एक और क्वेश्चन उसके दिमाग में आता है कि मैं नोट्स कैसे बनाऊं, किस तरह के नोट्स जो हैं वो इस किताब से मेरे लिए बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। तो इसी को लेके कल हमने सब टीचरों के व्यूज जानने की कोशिश की। मैंने सभी व्यूज टीचर्स के पढ़े, उसमें से कुछ व्यूज तो बहुत अच्छे थे। माना जा सकता है कि उनको काफी नॉलेज था कि किस प्रकार की बुक को हमें लगाना चाहिए और किस प्रकार उस बुक को जो है वो बच्चों को नोट्स तक पहुंचाना होगा। लेकिन ये जो 6 क्वेश्चंस हैं
ये जानना बहुत जरूरी है एक टीचर को जब भी वो किसी क्लास को पढ़ाए। तो उसके बाद एक जो टीचर है उसमें क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, अगर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में देखा जाए तो एक टीचर के पास जो क्वालिटीज होनी चाहिए मैं उनके बारे में भी आपसे डिस्कस करूंगा। जो टीचर है वो एजुकेशन प्रोसेस में देखा जाए तो एक सेंटर पॉइंट है। जो सक्सेस ऑफ ट्रेनिंग एंड एजुकेशन है वो डिपेंड करती है कि टीचर की कितनी प्रिपरेशन है, कितना टीचर का नॉलेज है और किस तरह से वो क्लास में जाके परफॉर्म करता है। जो टीचिंग स्किल और लाइफ लॉन्ग लर्निंग कॉम्पिटेंसी ऑफ प्रोफेशनल टीचर है वो किन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है आपके पास। उसकी जो पेडालॉजिकल ड्यूटीज हैं वो वेल स्पोकन होना चाहिए, उसकी गुड मेंटल हेल्थ होनी चाहिए, स्टेबल टॉलरेंस पावर और यंग जनरेशन के साथ जो उसका काम है उसके बारे में उसको नॉलेज होना चाहिए, गुड कम्युनिकेशन होनी चाहिए और ऑब्जर्वेशनल स्किल, टेक्स्ट एंड वाइड इमेजिनेशन और लीडरशिप। ये वो क्वालिटीज हैं जो एक टीचर में आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो एक टीचर अपने प्रोफेशनल कैरियर में किन किन लेवल से उसको गुजरना पड़ता है अगर वो अपने टीचिंग प्रोफेशन को एक हाइट तक ले जाता है, तो उसके पीछे पहला लेवल रहता है आपके पास कि उसमें कितना नॉलेज है सब्जेक्ट के लिए, दूसरा कितनी उसका परफेक्ट टीचिंग स्किल है, थर्ड लेवल आपके पास कितनी उसमें जिज्ञासा है नए मेथड्स को, नई एजुकेशनल एक्टिविटीज को सीखने की, और आपके पास उसमें कितने आइडियाज हैं, कौन सा मेथड वो आपके पास एजुकेशन को डिलीवर करने में लगाता है। ये दीज आर दी क्वालिटीज ऑफ आ टीचर्स। के बाद अगर मैं बात करूं कि टीचर्स को क्यों ट्रेनिंग की जरूरत है, रेगुलर ट्रेनिंग एंड फीडबैक कीप द टीचर्स करंट नॉलेज इन पेडोलॉजिकल ट्रेंड्स। ये सबसे जरूरी है कि जो टीचर्स की ट्रेनिंग है उसमें रेगुलर ट्रेनिंग और फीडबैक जो है वो टीचर्स को अपडेट रखती है। उसके बाद जो ट्रेनिंग सेशंस हैं वो हेल्प द टीचर्स टू लर्न और क्रिएट न्यू टीचिंग स्ट्रेटजी। ये जो हम ट्रेनिंग्स कर रहे हैं इनकी हेल्प से टीचर्स जो हैं वो आपके पास नई स्ट्रेटजीज सीखते हैं ताकि वो क्लास में उस चीज को डिलीवर कर सके। ट्रेनिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर टीचर्स टू लर्न स्किल। जो ट्रेनिंग्स हैं वो टीचर्स के लिए आपके पास नई स्किल्स को सीखने का भी एक जरिया है। तो दीज आर 3 पॉइंट्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर टीचर ट्रेनिंग्स। अब अगर मैं बात करूं ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ टीचिंग की, तो पहले जो हमारा टीचिंग मेथड था वो किसके ऊपर आपके पास मोस्टली बेस्ड था, रोट लर्निंग के ऊपर। सारा मेथड जो था वो यहीं तक आपके पास बेस्ड था। लेकिन अब अगर देखें तो पहला जो मेथड था वो एक गुड स्कोर के लिए ही बेस्ड था कि हमारे बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर आ जाए, बहुत बढ़िया मार्क्स आ जाएं, 90% से ऊपर स्कोर कर सकें। लेकिन पुराने मेथड में हमारे पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लेके कोई भी सिस्टम नहीं था कि उससे हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम को निकाल सकें। लेकिन न्यू एजुकेशन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार अब ज्यादा करके जो फोकस दिया गया है वो है कि हम बच्चे को रोट लर्निंग से कॉम्पिटिटिव बेस्ड लर्निंग की तरफ ले जाएं। और कॉम्पिटिटिव बेस्ड लर्निंग को देखा जाए तो मोस्टली वो फोकस किसके ऊपर है, बच्चे की क्रिएटिव और क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर। अब सीबीएसई की गाइडलाइन के अनुसार देखें हम तो हम रोट लर्निंग को इसी से रिप्लेस कर रहे हैं ताकि बच्चे में हम क्रिएटिव और क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो उसको डेवलप कर सके। और ये जो अप्रोच है आपकी कॉम्पिटिटिव बेस्ड लर्निंग की, ये बच्चे को बोर्ड एग्जाम के साथ साथ फ्यूचर में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसकी तैयारी के लिए भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। कॉम्पिटिटिव बेस्ड एजुकेशन है क्या? ये टोटली बेस्ड है आपके पास डीप अंडरस्टैंडिंग दैट इज डेमोन्स्ट्रेटेड थ्रू एप्लीकेशंस। इसको कहते हैं कॉम्पिटिटिव बेस्ड एजुकेशन। ये जो कॉम्पिटिटिव बेस्ड एजुकेशन है ये स्टूडेंट के प्रमोट लर्निंग अमंग द स्टूडेंट्स एंड टेस्ट हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। ये बच्चे के अंदर जो हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल है, एनालिसिस स्किल है, क्रिटिकल थिंकिंग है, कंसेप्ट की क्लैरिटी को लेके है, उसको जो है वो प्रमोट करती है। कॉम्पिटिटिव बेस्ड लर्निंग इज एन अप्रोच टू एजुकेशन दैट फोकस ऑन द स्टूडेंट डेमोन्स्ट्रेशन। स्टूडेंट
जो सीखता है उसको वो कैसे डेमोस्ट्रेट करता है अपने लर्निंग प्रोसेस में, उसके ऊपर बेस्ड है। ये आपके पास मेनली कंसर्न है स्टूडेंट के साथ। तो जो कॉम्पिटिटिव बेस्ड लर्निंग है उसमें जो कॉम्पिटिटिव बेस्ड क्वेश्चंस होंगे वो आपके पास कैसे होंगे? तो कॉम्पिटिटिव बेस्ड क्वेश्चन जो हैं वो मोस्टली जो कंसेप्ट है उसकी जो एप्लीकेशंस हैं उससे रिलेटेड होंगे। इसमें आपके पास जितने भी एमसीक्यू हैं, शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस हैं या लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस हैं विच आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द कंसेंट ऑफ लेसन, इनको हम कॉम्पिटिटिव बेस्ड क्वेश्चन कहेंगे। अब जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड था और जो मॉडर्न मेथड है उसमें क्या चेंजेस हैं? तो ट्रेडिशनल मेथड की बात की जाए तो इसमें टीचर इन्फॉर्म थ्रू टॉक एंड रिसोर्स ऑफ लेसन प्लानिंग। दूसरा, अगर बात की जाए मॉडर्न मेथड में तो टीचर अब इंश्योर करेगा कि स्टूडेंट हैव लर्न द बेसिस ऑफ कोर्स कंटेंट। पहले हम केवल बात करते थे कि जो हमारा मेथड था जिसमें टीचर कहता था, एक लेसन प्लान बनाते थे और टीचर केवल आपके पास जो था वो बात करता था क्लास में। लेकिन अब थोड़ा सा चेंज हुआ है कि टीचर इंश्योर करेगा कि स्टूडेंट्स हैव लर्न द बेसिस ऑफ कोर्स कंसर्न। कीप द बोर्ड एग्जाम इन माइंड व्हाइल टीचिंग। इस मेथड में, ट्रेडिशनल मेथड में हम केवल यही सोच लेके चले होते थे कि बच्चे के बोर्ड में बहुत अच्छा स्कोर आ जाए, लेकिन अब हमें बोर्ड के साथ साथ ये लेके भी चलना है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो बच्चे के हैं वो कैसे निकल सकते हैं, क्या स्ट्रेटजी उसमें रहेगी। टीचर एक्सपेक्ट स्टूडेंट्स टू लर्न द सब्जेक्ट मैटर ही इज टीचिंग। टीचर यही सोचता था कि जो मैंने पढ़ाया वो स्टूडेंट को आ जाना चाहिए, लेकिन अब टीचर जो है वो स्टूडेंट्स को वर्क असाइन करेगा और उनको सिखाएगा कि आपने इसको कैसे करना है, आपने इसको कैसे पढ़ना है। टीचर सेंटर अप्रोच थे, लेकिन अब जो लर्नर है दैट इज स्टूडेंट जो है वो आपके पास सेंटर्ड अप्रोच रहेगा। आपकी लर्निंग में स्टूडेंट आर एक्सपेक्टेड टू मेमोराइज एंड नॉलेज, जो उसको नॉलेज है उसको याद करना है। लेकिन मॉडर्न मेथड हमारे पास क्या रहेगा कि स्टूडेंट आर एक्सपेक्टेड टू थिंक ऑन द क्वेश्चन नॉलेज एंड कंस्ट्रक्ट ए न्यू नॉलेज। बल्कि जो हमने नॉलेज दिया उससे भी ज्यादा वो सीख के लाए और नंबर ऑफ एप्लीकेशंस जो हैं उनके ऊपर जो है वो सेल्फ स्टडी करें। एक छोटा सा पिक्चर के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा ये जो ट्रेडिशनल मेथड और मॉडर्न मेथड है उसमें क्या डिफरेंस है आपके पास। कि अभी हम क्या करते हैं, हमारे पास एक स्टूडेंट आता है और वो कहता है कि सर मेरे को ये न्यूमेरिकल नहीं आ रहा है, मैंने बहुत ट्राई की पर मेरे से ये न्यूमेरिकल फाइंड आउट नहीं हो रहा है। तो टीचर क्या कहता है कि लाइए बेटा अपनी बुक लाइए, मैं करके बताता हूं आपको कि ये कैसे निकलेगा। टीचर पेन लेता है और आसानी से उस क्वेश्चन को निकाल देता है, बेटा ये ऐसे निकलेगा, जाओ आप। अब उसमें क्या हुआ कि बच्चे ने कुछ भी नहीं सीखा, टीचर ने करवा दिया, बच्चे ने वो नोटबुक ली और चला गया। लेकिन अगर हम इस मेथड को इस तरह से अपनाएं कि स्टूडेंट मेरे पास आया, टीचर से उसने कहा कि टीचर बल्ब इन माय सर्किट इज नॉट लाइटिंग। टीचर ने कहा ट्राई अगेन, बच्चे ने ट्राई किया और फिर वो दोबारा से टीचर के पास गया, टीचर बल्ब इन माय सर्किट इज स्टिल नॉट लाइटिंग, फिर भी वो नहीं लाइट कर रहा है। टीचर ने कहा बेटा ट्राई वंस अगेन, एक बार फिर से करके देखो। बच्चे ने उसको एक बार फिर किया, तो क्या हो सकता है, जब बच्चे ने उसको एक बार और ट्राई किया तो हो सकता है कि बल्ब जल जाए। इट मीन कि अगर हम बच्चे को कहें कि बेटा एक बार ट्राई करो, अगर बच्चा कहता है कि सर नहीं निकल रहा है, टीचर अगर उसको कहता है बेटा एक बार और ट्राई करो, चाहे टीचर 10% उसको हिट भी दे सकता है कि आप थोड़ा सा ये फॉर्मूला लगाइए और देखें आपसे ये क्वेश्चन हो पाएगा कि नहीं, बच्चा उसके ऊपर एक बार फिर से ट्राई करेगा और हो सकता है कि वो क्वेश्चन निकल जाए। इससे क्या हुआ कि वी डेवलप द क्रिटिकल थिंकिंग अमंग द स्टूडेंट्स। लेकिन जो पहले का मेथड है कि स्टूडेंट टीचर के पास आता है कि सर ये मुझे टॉपिक नहीं आ रहा है, टीचर उसको वो टॉपिक समझाता है और भेज देता है,
कि बेटा ये ऐसे होगा, अब जाइए आप। तो उससे बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप नहीं होती है, वो केवल उसको याद करता है कि टीचर ने ये बोला और निकल जाता है। लेकिन अगर हम उसको बोलें कि बेटा आपको टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, एक बार आप इसको फिर पढ़िए, सर पढ़ लिया, अब आप इसमें ये चीज ढूंढने की कोशिश करो, फिर बच्चा उसमें से वो चीज फाइंड आउट करने की कोशिश करेगा और उसको वो अपने आप ही समझ आ जाएगा। तो ये मेन डिफरेंस था जो ट्रेडिशनल मेथड एंड मॉडर्न मेथड है। ये चेंजेस हैं जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज में आ रही हैं, और यही वो मेथड है जो हम टीचर्स को अडॉप्ट करना है, ताकि हम बच्चे को बोर्ड एग्जाम के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी तैयार कर सकें। क्योंकि बोर्ड में मान लेते हैं हम कि नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन ही मोस्टली आते हैं या मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन ही मोस्टली आते हैं, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आप देखें तो मोस्टली जो क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर आपके पास वहां पर नहीं दिए होते हैं, वो फाइंड आउट करने होते हैं। उसके लिए बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो बहुत जरूरी होती है। तो ये वो मेथड था जिससे कि हम बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग को जो है वो डेवलप कर सकते हैं। अब आगे की बात करता हूं। अगर बात करूं मैं बच्चे की 10th क्लास की और +1 क्लास की, तो 10th क्लास में मोस्टली जो बच्चा होता है उसको ज्यादा डेफिनेशंस होती हैं या वैल्यूज होती हैं या डायग्राम्स होते हैं। लेकिन जब वही बच्चा आपके पास +1 या +2 में आता है तो आप देखें कि वो जो आपके पास डेफिनेशंस हैं, ठीक है, उसके साथ थ्योरी, फॉर्मूले या विजुअलाइजेशन, डायग्राम की एक्सप्लेनेशन एसेट्रा, बहुत सारी चीजें जो हैं वो जुड़ जाती हैं उस टॉपिक के साथ। अब जब बच्चा आपका +1 में पहुंच जाता है तो मेन आता है कि जो बुक उसके पास है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, उसको जब बच्चे ने पढ़ना है तो वो कैसे पढ़ेगा आपके पास। तो एनसीईआरटी को जब भी बच्चा पढ़ेगा तो उसको वो अंडरस्टैंड करेगा कैसे, जब हम एक एक लाइन एनसीईआरटी की पढ़ेंगे और कोई भी लाइन उसमें से नहीं छोड़ेंगे। बात चाहे केमिस्ट्री की हो, चाहे बायोलॉजी की हो, हर बुक में से हमें जो है वो मैकेनिज्म क्या है, प्रोसेस क्या है, एक्सपेरिमेंट्स क्या हैं, ये सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं वो देखने होंगे। फिर ये जो सारे पॉइंट्स हैं चैप्टर्स के, वो हमें सेपरेट नोटबुक में जो है वो उनको नोट डाउन करना होगा, चाहे वो फॉर्मूले होंगे, डायग्राम्स हैं, चाहे वो आपके पास इक्वेशंस हैं। ये सारे जो स्टेप्स हैं वो हमें जो नोटबुक है उसमें अंडरलाइन करने होंगे। उसके बाद एनसीईआरटी में आपके पास प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, सॉल्व एग्जांपल्स हैं, वो सारे हमें डबल क्रॉस आंसर सीट की हेल्प से सॉल्व करने होंगे आपके पास। और जो क्वेश्चंस हम नहीं निकाल पाए, डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं, उनको हमें रिवाइज करना होगा बार बार। उसके बाद हमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो हैं उनके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा, ताकि वो क्वेश्चंस जो हैं वो हम देख सकें कि किस लेवल के क्वेश्चन जो है वो आ रहे हैं, ताकि हम एनसीईआरटी के जो नोट्स बनाएं उनको हम टैग कर सकें कि ये क्वेश्चन जो है वो आपके पास कैसे आया हुआ है। साथ में साइड बाय साइड जो है वो आप और बुक्स की हेल्प से भी न्यूमेरिकल जो है वो आप सॉल्व कर सकते हैं। अब रही बात आपके पास एनसीईआरटी की, तो मैं टीचर से भी डिस्कशन करना चाहूंगा कि कल भी मेरे यही क्वेश्चन थे आपसे कि जो हमारी एनसीईआरटी है वो कहां तक यूजफुल है बोर्ड एग्जाम के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो अगर आप में से कोई मुझे पॉइंट्स बताएं तो मैं भी नोट डाउन करूं साथ में, फिर मैं अपने विचार रखता हूं कि मेरे को कहां तक एनसीईआरटी जो है वो आपके पास सही लगती है, कहां तक वो बोर्ड एग्जाम के साथ साथ जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्पफुल रहेगी। तो आप में से कौन बताना चाहेगा? यस, अरुण सर। सर एनसीईआरटी जो है दैट इज बेस फॉर एवरी एग्जाम कॉम्पिटिटिव। अनूप सर। जी सर। जैसे सर वैरायटी ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो उसके लिए जो डिफरेंट बुक्स हैं
या आपका नेट है, वहां से हमें जो है वो क्वेश्चन मिल सकते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन रिलेटेड होंगे उनका बेस जो है वो एनसीईआरटी है। तो अगर उस पर्टिकुलर टॉपिक को रीड किया जाए, उस टॉपिक को अच्छे से रीड करने के बाद उसका फॉर्मूला और कंसेप्ट अच्छे से समझने के बाद जितने भी वैरायटी ऑफ डिफरेंट बुक हम यूज कर सकते हैं, जहाँ पे हमें डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल भी होगी, एमसीक्यू भी होंगे, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी होंगे, तो उनको फिर हम अटेम्प्ट कर सकते हैं एनसीईआरटी की हेल्प से। मैं सब टीचर्स को बताना चाहूंगा कि मेरा क्वेश्चन है कि मैं एनसीईआरटी ही क्यों लगवाऊं। बाकी बुक्स में भी ये सब कुछ है, एनसीईआरटी जो है वो बाकी बुक से डिफरेंट क्यों है, क्या खासियत रही होगी एनसीईआरटी में आपके पास कि इसको हम बहुत अच्छी बुक कंसीडर कर रहे हैं। जैसे मैं कल के अगर टेस्ट देखूं तो सबने लिखा है कि यस यस यस, लेकिन यस के आगे किस बहुत कम टीचर थे जिन्होंने लिखा है कि क्यों। तो क्या चीज है एनसीईआरटी में, क्या हमने कभी एनसीईआरटी में जाने की कोशिश की कि इसमें क्या चीज ऐसी है जिससे कि ये सब बुक से डिफरेंट है? सर मैं आई यस सर, एनसीईआरटी में जितना भी कंटेंट दिया गया है वो सारा बेसिकली बेसिक कंटेंट है, जिसके बाकी कंटेंट जो ओरिजिनेट होता है। और अगर हम लोग बात करते हैं नीट के पेपर के बारे में, सो वहां से जो वो डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं अब नीट के पेपर में भी। जी भाग सिंह सर। सर जो एनसीईआरटी की अगर बात करें सर, तो जो एनसीईआरटी की बुक है दैट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन सिलेबस। कि अगर सिलेबस की बात करें, जैसे एनटीए सिलेबस डिसाइड करती है नीट के लिए या जेईई मेन के लिए या बोर्ड एग्जाम के लिए, तो एट प्रेजेंट पूरे अगर इंडिया की बात करें तो सिर्फ एनसीईआरटी ही एक ऐसी बुक है जिसमें कंप्लीट सिलेबस मिलेगा। और नंबर 2, बाकी जितनी भी बुक्स है सर, जैसे आप अगर रेफरेंस बुक्स की बात करें या बाकी बुक्स की बात करें, उसमें काफी ज्यादा चीजें इरेलेवेंट भी होती हैं, तो बच्चा उसमें कई बार बोरिंग फील करता है। As you have put forward this question that why should we use NCERT? See, I am a very big supporter of NCERT from the very first day of the school, क्योंकि मैंने शायद खुद भी NCERT हिम अकेडमी आने के बाद ही इतना डिटेल में पढ़ी है और पढ़ाई है। Why I always recommend NCERT to my students and why I follow NCERT in my class, the only reason for that is जब भी हम अपने प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर्स की हम ट्रेंड एनालिसिस करते हैं, लाइक अगर मैं इसी साल का जनवरी का जेई के पेपर की बात करूं, व्हेन आई एनालाइज्ड दैट पेपर, तो सर आई कुडंट फाइंड इवन अ सिंगल क्वेश्चन व्हिच वाज नॉट फ्रॉम एनसीईआरटी। ये एक सोचा जाता है कि जेई का जो पेपर है वो हायर लेवल का है, बट अगर हम अपने किसी भी कॉम्पिटिटिव जेई और नीट की बात करें, तो जब भी हम उनके ट्रेंड्स को, जब भी उन पेपर को हम एनालाइज करते हैं, तो या तो वो एग्जाम्पलर से डायरेक्ट क्वेश्चन होता है विच इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एनसीईआरटी, या फिर एनसीईआरटी एक्सरसाइज का कोई इक्विवेलेंट या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन होता है, या फिर हमारे पास जो ग्राफ्स होते हैं या जो इक्वेशंस होती हैं जो हमारे एक्सेप्शनल केसेस हैं, everything is covered from the NCERT only. That is why I'm a very big supporter of NCERT. बहुत बढ़िया मैम। Thank you very रोहित much. सर, रोहित सर हीरानगर फिजिक्स। जी सर। जी एनसीईआरटी की बुक जैसे भी अभी हमने रिसेंटली 21 का जो नीट का पेपर था और जेई का पेपर जो एनालिसिस किया था, तो उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी बेस्ड ही आए हैं सर। तो एनसीईआरटी के साथ साथ सर हमें एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी जो है वो बच्चों को करवानी पड़ेगी सर। ठीक है। तो एनसीईआरटी जो है वो बोर्ड एज वेल एज कंपटीशन के लिए जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है सर। जी, तो मैं आप सबसे अपने भी विचार साझा करना चाहूंगा कि कॉम्पिटेटिव बेस्ड लर्निंग में हमने डीप अंडरस्टैंडिंग की बात की है, और डीप अंडरस्टैंडिंग की बात की है तो मेरे को ये लगता है कि एनसीईआरटी से ज्यादा कोई बुक नहीं है जो इतना ज्यादा किसी कंटेंट को एक्सप्लेन करती हो। अगर एनसीईआरटी की बात की जाए तो एनसीईआरटी में आपके पास इट प्रोवाइड ए डेप्थ नॉलेज इन सिंपल लैंग्वेज। अगर हम न्यूटन्स लॉ की ही बात करें तो अगर रेफरेंस बुक को देखें तो हमें डेफिनेशन मिल जाती है, यूनिट मिल जाते हैं, फॉर्मूला मिल जाता है, बस। अगर आप एनसीईआरटी बुक को देखें तो उसमें डीप, बल्कि डिस्कवरी से लेके नेम ऑफ द साइंटिस्ट, एयर, डिस्कवरी किसने की, कब की, कहां हुई, कैसे हुई, एप्लीकेशंस, ऑल नॉलेज, सारा नॉलेज एक टॉपिक का जो है
वो हमें एनसीईआरटी में मिल जाता है। तो इसलिए अगर एनसीईआरटी को फर्स्ट रीडिंग दी जाए आपके पास और 2 और 3 बार अगर हम एनसीईआरटी को रिवाइज करते हैं तो जो आपके कंसेप्ट हैं वो काफी हद तक जो हैं वो इस बुक से जो हैं बहुत अच्छे से क्लियर हो सकते हैं। दूसरी चीज मैं बताऊं आपको, करेक्ट इंफॉर्मेशन। बहुत बार हम टीचर्स कभी कभी बुक्स में से ये कहते हैं कि सर ये करेक्ट नहीं है इस बुक में, लेकिन अगर आप एनसीईआरटी के ऊपर जाते हैं तो आपको एक करेक्ट इंफॉर्मेशन जो है वहां पर मिल जाती है। और एनसीईआरटी एक ऐसी बुक है जो बेसिक से हाई ऑर्डर लेवल तक जाती है। अब सर कैसे ये बेसिक से हाई ऑर्डर लेवल तक जाती है? अगर आप एनसीईआरटी को देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बहुत इजी क्वेश्चन सॉल्व्ड एग्जांपल में मिल जाएंगे। उसके बाद एक्सरसाइज में जाएंगे तो एमसीक्यू भी होंगे, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे। फिर आपके पास एक एडिशनल एक्सरसाइज है। अगर एडिशनल एक्सरसाइज के ऊपर बच्चा जाता है तो हाई ऑर्डर लेवल के ऊपर चला जाता है। अगर उससे भी ज्यादा वो जेई लेवल तक की तैयारी करना चाहता है तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी हमारे पास होता है। तो अगर एनसीईआरटी की मैं बात करूं तो एनसीईआरटी की बुक में आपको टेबल्स, डायग्राम्स, वैल्यूज, समरी में अगर आप जाएं तो बुलेट पॉइंट की फॉर्म में नोट्स, एवरीथिंग इज अवेलेबल इन दिस बुक। उसके बाद आपके पास एनसीईआरटी बुक्स जो है आपको पता ही है कि काफी रिसर्च के बाद जो है वो लिखी गई हैं। और आज मैं इस वर्कशॉप में आपको यह भी बताने की कोशिश करूंगा कि हम बात ही नहीं करते कि इससे बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली नीट और जेई में आते हैं, लेकिन मैं आज आपको वर्कशॉप में यह भी बताऊंगा कि 2021 में आपके पास कौन से ऐसे क्वेश्चंस थे जेई में या नीट में जो एनसीईआरटी से डायरेक्ट आए थे। मैं बात डायरेक्ट क्वेश्चंस की भी करूंगा और इनडायरेक्ट क्वेश्चंस की भी आज मैं आपके साथ बात करूंगा। तो बहुत सारे टीचर्स ने ये बात बोली, यू आर राइट सर, कि बहुत सारे क्वेश्चंस जेई और नीट में 2 और 3 साल से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है वो एनसीईआरटी से आ रहे हैं। दूसरा, किसी भी कंसेप्ट को अगर आपने अंडरस्टैंड करना है तो अगर आप नेट पे डाल के भी देखेंगे कि एक अच्छी बुक का नाम बताएं जिससे हम अपने कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं तो वो एनसीईआरटी ही होगी। और एनसीईआरटी से अच्छी बुक आपके पास कोई भी बुक नहीं मिल पाएगी। तो ये सब चीजें थी जो एनसीईआरटी से रिलेटेड थी। इसीलिए कल जब हमने क्वेश्चन किए आपसे कि कौन सी बुक हमें क्लास में लगानी चाहिए तो आप सभी ने एनसीईआरटी लिखा, उसमें यस लिखा, लेकिन मैंने आंसर में रीजन भी पूछा था कि मुझे रीजन भी आप बताएं। तो स्टार्टिंग की फर्स्ट स्लाइड में मैंने यही कहा था कि जब कभी भी आप क्लास में एंटर होंगे तो बच्चों के दिमाग में बुक्स को लेके बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो होते हैं कि हमें कौन सी बुक जो है वो पढ़नी चाहिए। तो अगर टीचर एनसीईआरटी बताता है तो साथ में ये भी बताए कि एनसीईआरटी ही क्यों, क्या चीज है एनसीईआरटी में कि हम उसको लेके जो है वो कहते हैं कि एनसीईआरटी बुक आपके पास बहुत अच्छी है। तो ये था मेरे पास कि एनसीईआरटी जो है वो क्यों बुक अच्छी है। अब अगला क्वेश्चन मेरे पास आता है कि एनसीईआरटी तो बहुत अच्छी बुक है, ठीक है, बहुत नॉलेज इसमें है, जेई में भी इसके क्वेश्चंस आ रहे हैं, नीट में भी इसके क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब आती है एक शिक्षक की रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो एनसीईआरटी को पढ़ाए कैसे, और दूसरी तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है स्टूडेंट्स की कि वो एनसीईआरटी को पढ़े कैसे। तो अब इसके बाद मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं कि हाउ टू टीच एनसीईआरटी एंड स्टूडेंट्स के लिए हाउ टू रीड एनसीईआरटी। तो स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी के बारे में। तो अगर मैं बात करूं एक टीचर की कि वो एनसीईआरटी को कैसे पढ़ाएंगे, हाउ टू टीच एनसीईआरटी, पहले टीचर क्या करेगा कि अगर मेरे पास एनसीईआरटी में 2 टॉपिक्स हैं, एक वो टॉपिक होता है जो बच्चे ने पहले पढ़ रखा होता है और एक वो टॉपिक होता है एनसीईआरटी में आपके पास जो बच्चे के लिए एक नया टॉपिक होता है। तो मैं बात करूंगा जैसे मैं +1 में स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूं
और वो टॉपिक उसने 9th क्लास में भी पढ़ रखा है। जैसे मैंने न्यूटन्स लॉ की बात करूं तो 9th क्लास में भी बच्चे ने पढ़ रखे हैं, ठीक है। लॉ ऑफ इनर्शिया भी 9th क्लास में पढ़ रखा है बच्चे ने, लेकिन अब मैं +1 में उसको कैसे पढ़ाने जा रहा हूं। तो टॉपिक स्टडीड इन प्रीवियस क्लास, उसकी बात करने जा रहा हूं। पहले उस टॉपिक को आप लिंक करिए। +1 में जब भी टीचर बच्चे को पढ़ाए तो उस टॉपिक को 9th क्लास से जरूर लिंक करें, प्रीवियस क्लास से जरूर लिंक करें। सर अब लिंक कैसे करेंगे? प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग से, पीके टेस्टिंग से। सो पीके टेस्टिंग हमारे पास एक ऐसा मेथड है जिससे कि हम जो भी टॉपिक है उसको लिंक कर सकते हैं। फिर हम क्या करेंगे कि बच्चों को कह देंगे आज कि बेटा कल हम लॉज ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे, तो आप वहां से ये टॉपिक आप पढ़ के लाएंगे और इन टॉपिक में आप क्या चीजें अंडरलाइन करके लाएंगे। जैसे कि लाइन टू लाइन आपने एनसीईआरटी को पढ़ना है और हाईलाइट करना है किसको, डेफिनेशंस को, जितने भी लॉज हैं उनको, फॉर्मूले अगर हैं तो उसको अंडरलाइन करना है, डायग्राम है उसको अंडरलाइन करना है, जो भी न्यूटन फर्स्ट लॉ के एग्जांपल हैं, सेकंड लॉ के एग्जांपल हैं, थर्ड लॉ के एग्जांपल्स हैं, उनको आपने अंडरलाइन करना है। फिर अगर कोई ग्राफ है तो उसको भी आपने अंडरलाइन करना है। फिर आपके पास टीचर जो है विल स्टार्ट एक्सप्लेनिंग टॉपिक लाइन बाय लाइन। उसके बाद जो टीचर है वो आपके पास उस टॉपिक को एक्सप्लेन करेगा लाइन बाय लाइन। जैसे कि आपके पास उसके बाद टीचर्स देखें एनालिसिस ऑफ द डायग्राम। डायग्राम को एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप सभी के सामने एक डायग्राम है, अगर मैं इस डायग्राम को देखूं तो मैं इस डायग्राम से अगर मैंने जेई में या नीट में क्वेश्चंस डालने हैं, नीट या जेई की मैं बात करूं, अगर मैंने यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्रिएट करने हैं तो कैसे क्रिएट हो सकते हैं। मैं बच्चे से इस डायग्राम के बारे में पूछ सकता हूं कि यहां पर जो ओ ए एरिया है, ये जो स्ट्रेट लाइन है ओ ए में, ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है। पॉइंट सी यहां पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉइंट डी यहां पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, या हुक्स लॉ किस रीजन में आपके पास जो है वो वैलिड है। ठीक है, तो यहां से एमसीक्यू आपके पास बन जाता है, ऑप्शंस बन जाती है कि हुक्स लॉ आपके पास ओ ए में वैलिड रहेगा, ओ बी में वैलिड रहेगा, ओ सी में आपके पास वैलिड रहेगा, या आपके पास परमानेंट सेट कहां होगा। तो जब आप इस डायग्राम को एनालाइज करना सिखाओगे बच्चे को, तो +2 में आप देखेंगे कि पोटेंशियोमीटर के डायग्राम्स हैं आपके पास, मीटर ब्रिज के डायग्राम्स हैं, या जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं या बोर्ड एग्जाम है उसमें अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो डायग्राम बेस्ड होते हैं। लेकिन हमारे बच्चों को कई जगह देखा गया है कि डायग्राम एक्सप्लेन करना ही नहीं आता, या डायग्राम को वो सिर्फ आपके पास याद कर लेता है, उसको वो एनालाइज नहीं कर पाता कि कौन सा पॉइंट किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये चीज टीचर को सिखानी होगी जब वो एनसीईआरटी जो है वो बच्चे को पढ़ाएंगे। उसके बाद बात करूं मैं कि बच्चे एनसीईआरटी को कैसे पढ़ेंगे। स्टूडेंट है वो कैसे एनसीईआरटी को पढ़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन, पहली रीडिंग की बात कर रहा हूं मैं, फर्स्ट रीडिंग में बच्चे एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन पढ़ेंगे। जब वो सेकंड टाइम एनसीईआरटी को पढ़ेंगे तो वो हाईलाइट करेंगे किसको, अगर वहां पर किसी साइंटिस्ट का नाम है तो उसको हाईलाइट करेंगे, लॉ उनको हाईलाइट करेंगे, किसी डेफिनेशन को हाईलाइट करेंगे, फॉर्मूलों को हाईलाइट करेंगे, ग्राफ हुआ, टेबल हुआ, ये सारी वो चीजें हैं जो एनसीईआरटी में हमें हाईलाइट करनी होंगी। तो बच्चों को हमने ये बताना है कि आप जब भी किसी टॉपिक को पढ़ेंगे तो ये चीजें जो है वो एनसीईआरटी में हाईलाइट होनी चाहिए। क्योंकि अभी हमने एनसीईआरटी को हाईलाइट करवाया, टीचर कहता है ये टॉपिक पढ़िए और इंपॉर्टेंट लाइंस को हाईलाइट कर दीजिए। बहुत सारे बच्चों ने एनसीईआरटी को क्या कर रखा है, सारी लाइंस जो है वो अंडरलाइन कर दी हैं। बच्चों को ये नहीं है पता कि किस चीज को मैंने अंडरलाइन करना है। ये हम लोगों ने बताना है उसको कि किसी टॉपिक से अगर हमने अंडरलाइन करना है तो किन चीजों को हमने अंडरलाइन करना है। उसके लिए टीचर को प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर जाना होगा। टीचर को ये नॉलेज होना बहुत जरूरी है कि प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस इस टॉपिक से आ रहे हैं क्या वो वैल्यूज पूछी जा रही हैं,
फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा रहा है या एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगर उसका नॉलेज एक टीचर्स को होता है तो वो चीजें सारी जो हैं वो अंडरलाइन करवा सकता है। बहुत सारे टॉपिक्स अगर देखा जाए तो 9th to 12th ऐसे हैं जिसके ग्राफ ही आपके पास नीट, जेई और बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हमने वो ग्राफ अंडरलाइन करवाने हैं। बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जिनके डायमेंशनल फॉर्मूले ही आपसे पूछे जाते हैं। मैं बात करूं आपकी नीट 2021 की, तो यूनिट एंड डायमेंशनल चैप्टर है, वहां से देयर आर 3 क्वेश्चंस, 3 क्वेश्चन पूछे गए थे आपके पास 2021 के नीट एग्जामिनेशन में, और वहां 3 में से 2 क्वेश्चन जो थे वो डायमेंशनल फॉर्मूला से रिलेटेड थे। तो अगर हम वो डायमेंशनल फॉर्मूले, वो वैल्यूज, वो यूनिट, वो प्रॉपर्टीज अगर हम एनसीईआरटी में अंडरलाइन करवाते हैं तो आई थिंक वो चीजें बोर्ड एग्जाम के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकती हैं। और अब तो अगर आप इस साल के बोर्ड एग्जाम्स को भी देखें तो उसमें भी सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो एमसीक्यू बेस्ड हैं। तो एमसीक्यू बेस्ड में अगर उन पेपर्स को भी आप देखें, अभी तक जितने भी पेपर हुए हैं तो वो एनसीईआरटी से काफी हद तक एनसीईआरटी से पूछे गए हैं। क्लास 10th की बात करूं मैं तो अगर आप नेट पे भी सर्च करें तो जो भी पेपर उनका आया हुआ था वो सारा एनसीईआरटी से था, और मोस्टली फिजिक्स में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो डायग्राम के ऊपर ही बेस्ड थे। इट मीन कि जब भी हमने एनसीईआरटी को बच्चों को कहना है कि अंडरलाइन करनी है तो ये जो डायग्राम्स हैं, टेबल्स हैं, डेफिनेशन है, यूनिट है, प्रॉपर्टीज हैं, ये वो चीजें हैं जिनको हमने बच्चों को कहना है कि आप इनको अंडरलाइन करें। उसके बाद मैं एक और चीज आपको बताऊंगा कि अगर आप हमारे स्कूल के बच्चों की एनसीईआरटी को देखें तो वहां पर आपको एक अलग सी चीज देखने को मिलेगी। ये फोटो मैं आपके सामने बता रहा हूं। जो टीचर ने एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी है किसी टॉपिक के बारे में, ये टॉपिक टीचर ने पढ़ाया, इस टॉपिक के बारे में जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन थी, चाहे वो नीट के बारे में थी, जेई के बारे में थी या कोई अदर इंफॉर्मेशन थी, बच्चों ने आपके पास एक स्टिकी नोट्स किताब के साथ लगाए हैं। तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए हम ये काम भी बच्चों से करवा सकते हैं कि बेटा अगर किसी टॉपिक के बारे में अगर आपको कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिलती है, चाहे वो रेफरेंस बुक से मिलती है, नेट के माध्यम से मिलती है, टीचर के माध्यम से मिलती है, तो उसको आप नोट डाउन कर लें। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बच्चा सारा साल जो है वो 2 और 3 किताबें रेफर करता है, लेकिन लास्ट में जब उसके फाइनल पेपर आते हैं तो बच्चे को यही नहीं पता लगता कि मैं किस किताब से पढ़ूं। तो आपके पास ये चीज बहुत जरूरी है कि हम एक ही किताब पकड़ें और स्टार्टिंग से लेके फाइनल एग्जाम तक हम एक ही किताब को जो है वो फॉलो करें। तो एक किताब को हम तभी फॉलो कर सकते हैं जब एक ही किताब में हमारी सारी इंफॉर्मेशंस हों। तो ये भी एक मेथड रह सकता है हमारे पास कि हम जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशंस है वो ऐसे करके जो है वो बुक में लगा सकते हैं। उसके बाद जो नोट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट लाइंस थी, जो वैल्यूज थी, जो प्रॉपर्टीज थी, जो यूनिट्स थे, उनको हम बुलेट पॉइंट की फॉर्म में उसके नोट्स बना सकते हैं। जब बुलेट पॉइंट की फॉर्म में वो नोट्स बन जाते हैं तो अगर हम प्रीवियस ईयर के जेई और नीट के पेपर्स को स्टडी करते हैं तो हमें याद आ जाएगा कि ये क्वेश्चन तो हमने वहां नोट्स बनाया हुआ है इस क्वेश्चंस का, तो हम उसको टैग भी कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन जो था, ये लाइन जो थी, ये वैल्यू जो थी, ये यूनिट जो था, ये डायमेंशनल फॉर्मूला जो था, ये आपके पास इस ईयर में जेई या नीट में पूछा गया था। उसके बाद हम सारे फॉर्मूलों को इकट्ठा करके एक मेमोरी फ्रेम की बुकलेट भी बना सकते हैं। उसके बाद अगर आप एनसीईआरटी में देखें तो जो समरी है या पॉइंट टू बी रिमेंबर है उसको भी हम रीड कर सकते हैं और हाईलाइट कर सकते हैं जो लाइंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर अभी के पेपर्स को देखा जाए तो 2 या 3 साल के पेपर को मैंने भी स्टडी किया, तो उसमें जो एनसीईआरटी के सॉल्व्ड एग्जांपल हैं, मैं एक बार फिर सब टीचर्स को कहूंगा कि जो एनसीईआरटी के सॉल्व्ड एग्जांपल हैं वो बहुत सारे पेपर्स में डायरेक्ट पूछे गए हैं। उसके बाद आपके पास एनसीईआरटी के एक्सरसाइज है और एग्जाम्पलर है, ये भी आपके पास जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए भी और कॉम्पिटिटिव
एग्जाम के लिए भी। उसके बाद जो आपके पास एनसीईआरटी है, ठीक है, उसको मैंने एक लेसन प्लान बनाया है, उसी टॉपिक्स को लेके एक चैप्टर मेरे पास है, उसका एक लेसन प्लान मैंने बनाया हुआ है। उसमें से जो लाइंस में अंडरलाइन कर सकता था, जो वैल्यूज अंडरलाइन कर सकता था, वो मैंने की हैं। और कल मैं फिर आपसे रूबरू होऊंगा इस अपने लेसन प्लान को लेके कि न्यू जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसके मुताबिक जो लेसन प्लान होना चाहिए, कैसे हम बच्चे को बोर्ड और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी करेंगे। तो मैं खुद का एक लेसन प्लान जो है वो कल मैं आपको प्रेजेंट करता हूं। थैंक यू वेरी मच अश्विनी जी, बहुत बढ़िया सेशन रहा ये। और मुझे तो ये लगता है कि आपने ये डिमॉन्स्ट्रेट किया कि टीचर का सही रोल क्या रहना चाहिए। एक टेलर या लेक्चरर ना होकर के टीचर विल हैव टू टेक अप द रोल ऑफ ए फैसिलिटेटर। टीचर को पूरा ट्रेंड एनालाइज करना पड़ेगा और उसके हिसाब से बच्चे को उस रास्ते पे चलाना पड़ेगा जहां वो इंडिपेंडेंट हो सके। इंडिपेंडेंट लर्नर बनाना है और यही सबसे बड़ा चेंज होगा हमारे लेसन प्लान्स में। हम तैयारी ये ना करके जाएं कि क्लास में क्या बोलना है, हम तैयारी इस बात की करके जाएं कि क्लास में बच्चों से क्या करवाना है, ऐसा क्या करवाएं जिससे कि वो लर्निंग के ट्रैक पर आ जाएं। तो बहुत बढ़िया शुरुआत हो गई है कि ये जो ट्रेनिंग सेशंस हैं ये वन टाइम इवेंट नहीं है, ये एक शुरुआत है। आप सभी को फिजिक्स के टीचर्स बाकी और केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी और साइंस सभी के डिपार्टमेंट्स को, टीचर्स को तैयार होकर के अपना एक मॉडल प्रेजेंटेशन जरूर करनी है। आप लोग आगे आएं एज लीडर्स ताकि this school can become a leading school for implementing national education policy. I think that's all for this session. Thank you everyone.